हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके पे। मैं हूं मनोज कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक। आप सब जानते हैं कि एसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 10 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और 10 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज हम हिंदी के जो टॉपिक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी के जो एक टॉपिक है वर्णमाला वो आपको समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एसआई की परीक्षा में हिंदी से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी टॉपिक मैं आपको यहाँ देख पा रहे हैं आप। सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला, जिसको कि आज हम कवर करने वाले हैं। दूसरा है बर्तनी, तीसरा है संधि, चौथा है उपसर्ग प्रत्यय, पांचवा है समास, फिर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण और हिंदी साहित्य। ऐसे ये जो 15 टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं और जो लास्ट ईयर एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनसे जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न आए थे। तो ये सारे टॉपिक 15 के 15 टॉपिक मैं आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। इसको हम पूरा समझेंगे बहुत ही अच्छी डिटेल से। उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ जो है हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का है। अगर आप इसे देख नहीं भी रहे हैं तो सुन सकते हैं, कान में ईयरफोन फ़ोन लगा के आप सुनेंगे, तब भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के फटाफट से अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला होती क्या है, क्या किसको वर्णमाला बोलते हैं, किसको वर्ण बोलते हैं, वो सभी को मैं इसमें समझाने वाला हूँ। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो है वाक्य। कोई भी भाषा जो है वो वाक्य बनाकर बोली जाती है। जब वाक्य पूर्ण होता है तभी हमें उसका अर्थ समझ में आता है। तो भाषा की जो सार्थक इकाई है, जिससे कोई मतलब निकलता हो, वो है वाक्य। वाक्य में उससे छोटी इकाई जो है वो उपवाक्य, एक बड़ा वाक्य होता है, उससे छोटा उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध, और पदबंध से भी छोटी इकाई होती है पद, और पद से भी छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, जो वर्ण निकलते हैं, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। वर्णमाला, जिस प्रकार हम फूलों को एक धागे में पिरोकर व्यवस्थित कर देते हैं तो वो माला बन जाती है, इसी प्रकार वर्णों के जो व्यवस्थित समूह हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जो भी हमारे हिंदी के वर्ण हैं उनको एक समूह में व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये जो सब व्यवस्था है ये वर्णमाला कहलाती है। मानक हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। और लेखन के आधार पर बात करें तो 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, और 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं। अब ये उच्चारण के आधार पर क्या होता है और लेखन के आधार पर क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्णमाला हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं स्वर। तो स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 13, ठीक है। लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वर हैं अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ये री। फिर है एड़ी का है ये ऐनक, ये ओखली या ओ, औ, अम और आहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने 3 लगाए हैं ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उच्चारण के आधार पर तो हम इन्हें देखते हैं तो उच्चारण में ये री लग रहा है, स्वर नहीं दिख रहा है। ये अम है और ये आहा है, तो ये उच्चारण में क्या है, उच्चारण में स्वर नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये लिखित में स्वर हैं, ठीक है। तो लेखन के आधार पर क्या हो जाएंगे, 13 स्वर हो जाएंगे और उच्चारण के आधार पर क्या हो जाएंगे, 10 स्वर हो जाएंगे। वहीं व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में देख लिए क वर्ग आता है, जिसमें क, ख, ग, घ, इंग, ये 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। हर इसमें देखेंगे आप 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5 वर्ण होते हैं हर वर्ग में। क वर्ग में देख लिया हमने। च वर्ग देखते हैं तो च, छ, ज, झ और इय। ट वर्ग देखें तो ट, ठ, ढ़, ढ और ण। अब यहाँ पर आपको एक ढ ये दिख रहा है और ये ढ दिख रहा है, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये भी अपन आगे देखेंगे, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। त वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध और न। प वर्ग की बात करें तो प, फ, व, भ और म। अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन इक्ष, त्र, ज्ञानी और श्र। ये जो होती है ये है हमारी पूरी वर्णमाला। अगर हम यहाँ पर स्वर की गिनती करें, अब इसमें हम स्वर की गिनती करते हैं तो ये 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके आधार पर, ये जो 10 स्वर हो गए हैं ये किसके आधार पर हो गए हैं, ये उच्चारण के आधार पर हो गए हैं। और लेखन के आधार पर री, अम और आहा, तो ये हो गए हैं 11 12 और 13। तो 13 तो हो गए हमारे क्या, स्वर, 13 हो गए हैं स्वर। अब व्यंजन की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये जो पूरी लाइन होती है ये कहलाती है पंचमा अक्षर। ठीक है, ये लाइन होती है किसी भी वर्ग की पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर जो होता है वो पंचमा अक्षर होता है। तो ये 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 और ये 25। ठीक है, ये हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन, इसको बोलते हैं हम क्या, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन हमारे हो गए हैं कितने, 25। इसमें दो जो हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, दो हमारे द्विगुण व्यंजन हो गए हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, एक ढ़ और एक ढ़। फिर अंत व्यंजन जो है वो 1 2 3 और 4, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे 4। फिर ऊष्म व्यंजन है हमारे पास 1 2 3 और ये भी हो गए 4। तो अब यहाँ पर टोटल गिनती कर लेते हैं अपन। तो 13 स्वर 25 व्यंजन, 13 और 25 हो गए हैं हमारे पास 38। 38 और इनको दो को मिला लें तो 40 होते हैं, और अगर इन दोनों को ना मिलाएं तो टोटल होते हैं 46। ठीक है, ये तो अब हमारे पास 46 वर्ण हैं। इसमें देखें तो इन दो को मिला लें तो ये हो जाएंगे 48, प्लस ये 4 को हम मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं टोटल 52 वर्ण। कितने हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब इच्छा जो है वो क आधा और श इससे मिलकर बना है। त्रय की हम बात करें तो त आधा और र से मिलकर बना है। ज्ञानी की अगर हम बात करें तो ये ज आधा प्लस इ से मिलकर बना है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। श्रय की बात करें तो ये स आधा और र से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो टोटल वर्णमाला में मैंने आपको वर्ण बता दिए, 52 वर्ण जो है वो हमारी वर्णमाला में हैं। इसमें अलग अलग बता दिए मैंने, 13 स्वर हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं, और इसमें 4 जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 जो हैं वो ऊष्म व्यंजन हैं, और 4 जो हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए हैं। तो इस प्रकार से टोटल वर्णमाला में 52 वर्ण हो गए हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर वर्णमाला पूरी समझ में आ गई होगी। आगे के स्लाइड में और अच्छे से मैं आपको इसका भेद करके बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया, यही कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि हिंदी वर्णमाला में आखिर कितने वर्ण हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी वर्णमाला की संख्या अलग अलग व्याकरण पुस्तकों में जो है वो वर्गीकरण के आधार पर थोड़ी अलग अलग मिल जाती है। परीक्षा में पूछे जाने वाले मानक वर्गीकरण को यहाँ मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा देता हूँ, जिसमें 11 स्वर हैं, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है, 11 स्वर हैं। व्यंजन 33 हैं, क से ह तक जो है वो व्यंजन है, मूल व्यंजन। 13 स्वर प्लस 33 व्यंजन हो गए 44 वर्ण। इसके अतिरिक्त अम जो है एक अनुस्वार है, अह विसर्ग है। इन्हें अयोगवाग माना जाता है, इसलिए इन्हें अलग से जोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं भी जोड़ा जाता। तो इस प्रकार 46 हो जाते हैं। और इक्ष, त्र और श्र ये क्या होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनको थोड़ा अलग रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं स्वर क्या होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों को उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन्हें स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी गई है, 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं, 10 हैं, और लेखन की दृष्टि से 13 है। मैं आपको बता चुका हूँ। उच्चारण में जो री और अम और आहा है ये स्वर में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन लेखन में ये कहाँ आते हैं, स्वर में आते हैं। स्वर हो गए हैं अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, और अम और आहा भी यहाँ पर हैं। अब स्वरों के भेद देखें तो एक होता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। इनकी जो मात्रा होती है वो भी ह्रस्व कहलाती है, और ये मात्रा गिनने में आती है। जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे, मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो उनमें हम मात्रा गिनेंगे, तो ये एक मात्रा आती है जिसे लघु भी कहते हैं। ठीक है, लघु मात्रा या लघु स्वर भी कहते हैं, और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से हैं, अ, ई, ऊ और री, ये क्या है, लघु स्वर हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये बड़े स्वर हैं, और इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या स्वर से ज़्यादा समय लगता है, तो इनको कहते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये मिलके
क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और इन्हें गुरु भी कहते हैं, ठीक है। और इनका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है एस। ये गुरु है, मात्रा में इन्हें 2 मात्रा में गिना जाता है। प्लुत स्वर की बात करें तो जिसका उच्चारण 3 मात्राओं के समय तक किया जाता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर 1 मात्रा का उच्चारण, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का उच्चारण, और प्लुत स्वर क्या होता है, जिसमें 3 मात्राओं का उच्चारण हो। जैसे कि अगर कोई नाटक वगैरह किया जा रहा है और उसमें जैसे आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में दशरथ जी जब राम भगवान वन को जाते हैं तो दशरथ जी एकदम बिहल हो जाते हैं और कहते हैं राम। तो इस प्रकार से जब रा में 3 मात्राएं लगें तो वो हो जाता है क्या, प्लुत स्वर। ये 3 मात्राएं लग जाती हैं इसमें। तो आपने समझ लिया स्वर क्या कहते हैं। स्वर वो जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाएं। फिर ह्रस्व स्वर जिनमें 1 मात्रा का समय लगता हो, दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा का समय लगता हो, और प्लुत स्वर जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता हो। तो ये क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर। तो ये है स्वर का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन जो है वो अपने आप में नहीं बोले जाते, इन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजनों के कुछ भेद देख लेते हैं अपन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो मैंने आपको पिछले थोड़े समय अभी पहले बताया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी स्थान विशेष का स्पर्श करते हुए निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 अभी मैंने आपको बताए थे। इसमें देखते हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ, इंग। तो आपने इनको उच्चारण करके देखिए आप अपने आप से, तो ये कंठ से ध्वनि निकलेगी। इनकी ध्वनि जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, कंठ से। तो क वर्ग जितना भी है वो पूरा कंठ होता है। इसकी ध्वनि आप उच्चारण करेंगे क वर्ग को तो कंठ से निकलेगी। क, ख, ग, घ, इं, ये पूरा कंठ से निकलता है। च वर्ग की बात करें तो च वर्ग होता है, ये तालु वर्ग होता है। तालु क्या होता है, मुंह के भीतर का ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है वो तालु कहलाता है। मुंह के भीतर जो ऊपरी छत है उसका पीछे का भाग जो है वो तालु कहलाता है। और तालु कौन सा वर्ग है, च वर्ग है। तो च, छ, ज, झ और इं, आप इनको उच्चारण करके देखें, च, छ, ज, झ, इं, ये कहाँ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं, मुंह के भीतर ऊपरी छत का पिछला भाग। ट वर्ग की अगर हम बात करें तो ट वर्ग होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मुंह के भीतर ऊपरी छत का अगला भाग। ये जो अगला भाग है ये मूर्धन्य कहलाता है। तो सबसे पहले हमने शुरू किया कंठ से, कंठ के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए तो च वर्ग निकला। च वर्ग से कंठ से थोड़ा तालु आ गया, तालु के आगे हम आए तो मूर्धा आ गई, मूर्धन्य कहते हैं इनको। तो मूर्धन्य से निकलते हैं ट, ठ, ड़, ढ़ और ण, ये मूर्धन्य है, ठीक है, मुंह के भीतर ऊपरी छत का अगला भाग। फिर आता है त वर्ग। त जो है वो दांत से निकलता है, दंत हो जाता है। मतलब कंठ से शुरू करते हुए आप होंठ की तरफ आ रहे हैं। ऐसी वर्णमाला की व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई है कि पहला जो वर्ग है वो क वर्ग रहेगा जो कंठ से निकलेगा। फिर कंठ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो तालु से निकलेगा च वर्ग। फिर तालु के थोड़े से आगे आएंगे तो ट वर्ग निकलेगा जो कि मूर्धन्य से निकलता है। फिर थोड़े और आगे आएंगे तो दांत आते हैं, तो दंत वर्ग से निकलता है त वर्ग। त, थ, द, ध, न, ये जीव का हिस्सा है। जीव जहाँ टकराती है वहाँ उस वर्ग को बोला जाता है। तो त जीव आपकी कहाँ टकरा रही है, दांत से टकरा रही है। थ, द, ध, न, ठीक है, तो ये हो जाएगा दंत। फिर हम प वर्ग की बात करें तो प वर्ग होता है ओष्ठ। ये ओठ से निकलता है। जब यह भी हमने देखा कि हवा मुंह से निकलती है और जिस स्थान को स्पर्श करती है, ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन होता है। तो अब प वर्ग में हवा किस स्थान से निकलेगी स्पर्श करते हुए, तो प होंठ से निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं ओष्ठ। फ, ब, भ और म, ठीक है, ये क्या होगा, प वर्ग पूरा हो गया ओष्ठ। तो एक बार आप इसको फिर से देख लें। क वर्ग है कंठ, च वर्ग है तालु, ट वर्ग है मूर्धन्य, त वर्ग है दंत और प वर्ग है ओष्ठ। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो जो है स्वर और व्यंजन के बीच से निकलता है। स्वर और व्यंजन को बोलने का जो स्थान होता है उसके बीच का स्थान है। तो अंतस्थ व्यंजन हो गया य, र, ल, व, ठीक है। फिर ऊष्म होता है। ऊष्म वो व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय मुख के किसी विशेष स्थान पर जो वायु है, हवा है, उसका घर्षण होता है और इससे गर्मी पैदा होती है, तो ये ऊष्म है। जैसे श की बात करें तो श जो है वो तालु है, ठीक है, श क्या है, तालु। तो कंठ के ऊपर से निकलना चाहिए, कंठ के ऊपर जो तालु आता है वहाँ से ये श निकलता है। फिर ये श की बात करें तो ये वाला श जो है वो मूर्धन्य है, ये मूर्धा से निकलता है, तो श हो जाएगा। फिर ये जो स है, ठीक है, ये स है वर्तस्य है। ये वर्तस्य एक वर्ण है जो कि दंत मूल और मसूड़ा, दांत का ऊपरी भाग जो है दंत का मूल और मसूड़ा इन जगह पर जहाँ मिलता है वहाँ से निकलता है स, तो ये कहलाता है वर्तस्य। और है जो है वो स्वर तंत्री से निकलता है। स्वर तंत्री मतलब कंठ के भीतर स्थित जो होता है स्वर यंत्र, वहाँ से निकलता है, तो ये है ह, ठीक है।
आप समझ में आ गया, पूरी वर्णमाला आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं और स्पष्ट कर दूंगा चित्र के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दें। ये देखिए अंतस्थ व्यंजन यह, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच होता है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे ये तालव्य वर्ग है, इसका तालु से निकलता है यह। र जो है वो वर्तस्य है, वर्तस्य दंत मूल और मसूढ़ा से निकलता है। ल जो है वो वर्तस्य है, ये भी दंत मूल और मसूढ़ा से निकलता है। वहीं व की बात करें, व जो है वो दंतोष्ठ है, व जो है ये दंतोष्ठ है, दांत के ऊपर और निचला होठ, ये दंतोष्ठ है, ठीक है, दंतोष्ठ व। ऊष्म या संघर्षी की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे तो वो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, ये तालव्य से निकलता है, तालु इसका स्थान है। मूर्धन्य से निकलता है श, ठीक है, मूर्धा इसका स्थान है। स जो है वर्तश है, दंतमूल मसूढ़ा जो है वो अपना स, और ह जो है वो स्वर यंत्री है, मतलब स्वर यंत्र से निकलता है कंठ के भीतर से। तो ये पूरी वर्णमाला का स्थान आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसमें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये कंठ से, यहाँ से जो वर्ण निकलते हैं वो कंठ कहलाते हैं। तो कंठ से कौन कौन निकलते हैं? कंठ से एक तो ओष्ठ प्लस कंठ ओ, औ और आ निकलता है, ठीक है। फिर इसमें जो पूरा क वर्ग होता है वो कंठ से निकलता है। क वर्ग जो है वो पूरा कंठ से है, तो क ख ग घ इंग ये पूरा क से निकलता है। अ आ अह और क वर्ग और ह ये सब क्या है? कंठ हैं, ठीक है। कंठ प्लस तालु से निकलता है ए और ऐ, ये कंठ और तालु से निकलता है। ये कंठ है, कंठ के ऊपर जो है वो तालु है, तालु के ऊपर का ये भाग मूर्धा है, ठीक है। मूर्धा के बाद ये दांत का जाता है, फिर ओष्ठ है। तालु में, तालव्य में कौन कौन से आते हैं? तो ई और बड़ी ई, च वर्ग पूरा तालु है, य और श ये भी तालु में आते हैं, ठीक है। कंठ में कौन कौन से हैं? अ आ क ख ग घ इंग और ह, ये कंठ के हैं, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में आने वाले हैं। तालु में छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग पूरा, च छ ज झ इ, य और श ये भी क्या है? तालु में आते हैं। मूर्धा, यहाँ पर ये मूर्धा में री, ट ठ ड ढ ण र और श ये मूर्धन है। दंत की हम बात करें तो दंत में त थ द ध न ल श ये दंत हैं। ओष्ठ की बात करें तो उ प फ ब भ म ये सब क्या है? दंत हैं, ओष्ठ हैं, सॉरी ये सब हैं ओष्ठ। विशेष संयुक्त उच्चारण स्थान, कुछ वर्णों का उच्चारण दो स्थानों से माना जाता है। जैसे ए और ऐ का कंठ से भी माना जाता है और तालु से भी माना जाता है। ओ और औ का कंठ से भी माना जाता है और ओष्ठ से भी माना जाता है। वह इसको दंतोष्ठ कहते ही हैं, तो ये दांत से भी है और ओष्ठ से भी है। तो ये पूरी वर्णमाला है जो मैंने आपको बताई है। इसके कुछ और पार्ट हैं जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी एकदम से जो सारी चीज़ें फिर से बता दी उसमें एक साथ तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी और थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो सिंपल सी साधारण सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, फिर इसके आगे जो है सघोष हैं, अघोष हैं, प्राण है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, इस प्रकार के जो भी व्यंजन हैं, अनुनासिक हैं, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में और डिटेल से बता दूंगा। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ये वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वर्णमाला से संबंधित, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, अयोग भाव और वर्ण वर्गीकरण से जुड़े जो कुछ क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। निम्न में से, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का उच्चारण स्थान सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं पे जोर देना। क वर्ग पूरा कंठ है, च वर्ग तालु है। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं अगर आपको वर्णमाला याद नहीं हो रही तो क च ट त प, ठीक है, क च ट तप है ना, क च ट तप याद कर सकते हैं। क से कंठ, क वर्ग जो होता है, च वर्ग जो होता है वो तालु होता है, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है, ठीक है, ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य होता है, त वर्ग दंत होता है और प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है। क च ट त प ये क्रम है इनका। तो कौन सा उच्चारण स्थान सही नहीं है? च तालु से होता है, ठीक है, च जो है वो तालु से होता है। ट जो है वो मूर्धा से आता है, बिल्कुल सही है। प दंत, ये गलत है, प जो है वो दंत नहीं है, प जो है वो ओष्ठ है। प वर्ग जो है वो पूरा क्या है? ओष्ठ वर्ग है, इसलिए प यहाँ पर ये जो आंसर क्वेश्चन का अपना ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है, तालु है, कंठ तालु है या दंत तालु है? तो ये जो ए और ऐ का उच्चारण है वो कंठ और तालु से होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो मैंने बताया था आपको, कंठ और तालु, ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। ओ और औ किस संधि उच्चारण स्थान से संबंधित है? ओ और औ किस मतलब दो स्थान से होते हैं? तो ये होते हैं कहाँ कहाँ से? कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप बताइए कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ माना जाता है? कौन सा वर्ण जो है वो दंतोष्ठ माना जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं।
कि कौन सा वर्ण जो है वो दंतोष्ठ माना जाता है। फटाफट से कमेंट कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, निम्न में से किस समूह के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? निम्न में से किस समूह के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि मूर्धन्य कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, या कौन सा वर्ण है मूर्धन्य? तो क है कंठ, च है तालु और ट वर्ग जो है वो पूरा मूर्धन्य है। इसमें ट वर्ग दिख रहा है क्या? हाँ, तो ट ठ ड ढ ण ये दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा कि ट ठ ड ढ ण ये जो पूरा वर्ण है, वर्ग है, ये मूर्धन्य है। स का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, स का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है हमारा? आंसर बताइए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालु। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। क्वेश्चन नंबर 7 है, श का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत या कंठ? तो ये है मूर्धा। ये सभी मैंने आपको भी 2 मिनट पहले ही पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स किस उच्चारण स्थान से संबंधित है? ठीक है, श जो है वो किस उच्चारण स्थान से संबंधित है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? तो जो स है वो दंत है। ठीक है, वर्तस्य है। स जो है वो कैसा है? वर्तस्य है, तो दंत मूल और मसूड़ा से है, तो यहाँ पर आ जाएगा दंत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9वां है, निम्न में से कौन सा समूह केवल अंतस्थ व्यंजनों का है? केवल अंतस्थ व्यंजनों का समूह कौन सा है? तो य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से क्वेश्चन 10 है, निम्न में से कौन सा समूह केवल ऊष्म व्यंजनों का है? ऊष्म व्यंजनों का समूह कौन सा है? तो ये है श स स ह। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ और तालव्य से जुड़ा हुआ है? कौन सा युग्म जो है वो कंठ और तालव्य से जुड़ा हुआ है? तो अभी पिछली 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि कंठ और तालव्य से ए और ऐ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठोष्ठ है? कंठ और ओष्ठ से संबंधित है। कौन सा युग्म कंठ और ओष्ठ से संबंधित है? तो ये है ओ और औ। ओ और औ जो है वो कंठोष्ठ से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 12 का, क्वेश्चन 12 का। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। वह के संबंध में सही कथन है। यह केवल ओष्ठ है, यह केवल दंत है, यह दंतोष्ठ है, यह मूर्धन्य है। कौन सा है? तो यह दंतोष्ठ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम उच्चारण स्थान के अनुसार सही है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था क च ट त प। क च ट त प कहाँ है? तो क च ट त प, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 देखें, क्वेश्चन नंबर लास्ट का है ये। इंग, इय, ण, न, म में क्रमशः उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, इसमें कौन सा उच्चारण स्थान है आप बताइए। इंग जो है वो कंठ का है, इय जो है वो तालु का है, ण जो है वो मूर्धा का है, न दंत है, म ओष्ठ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन था एक जिसका आंसर नहीं बताया था वो बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो दंतोष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दंतोष्ठ माना जाता है बी, ब को दंतोष्ठ माना जाता है, तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका थोड़ा समय तो मैंने लिया, लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वर्णमाला पूरी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ वो अगले टॉपिक से संबंधित होगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर अवश्य करें। आपको आगामी परीक्षाओं में सिलेक्शन की अग्रिम बधाई मैं अभी से देता हूँ। अगर आप अच्छे से बढ़िया से 7 से 8 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हैं और नोटिफिकेशन का वेट किए बिना अभी से अगर तैयारी में लग गए हैं तो आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।